महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सबकी निगाहें अब महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर पर है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि शिवसेना एमएलए, शिंदे सेना के जो 16 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का जो पिटीशन है, उसको अब स्पीकर को निर्णय लेना है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं। यह निर्णय स्पीकर को लेना है, और वो भी एक रीजनेबल टाइम में, एक टाइम फ्रेम में। हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र के असेंबली के स्पीकर हैं, आज के न्यूज मेकर है राहुल नार्वेकर, खुद जुड़ रहे हैं लंदन से। राहुल नार्वेकर जी, आप कुछ दिनों में भारत लौट रहे हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को किस तरह से देखते हैं? क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि जल्द से जल्द आप इन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर निर्णय लेंगे, क्योंकि इस निर्णय से पता चलेगा महाराष्ट्र सरकार स्थिर है या अस्थिर है? राजदीप जी, सर्वप्रथम मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं कि इस निर्णय के द्वारा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को अपहोल्ड किया है, और एक प्रकार से हमारे देश में जो संविधान में बताया गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी समान है और अपने दायरे में रहकर काम करना अपेक्षित है, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। और स्पीकर का जो अधिकार है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन शेड्यूल 10 के अंडर डिसाइड करना, यह अधिकार स्पीकर का रिकॉग्नाइज करके इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को कायम रखा है, और इसलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जहां तक समय का सवाल है, निश्चित रूप से ये निर्णय हमें रीजनेबल टाइम में लेना है, और रीजनेबल टाइम में लेना ही हमारा दायित्व रहेगा। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आप जानते हो कि सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने हमसे इस विषय में जाने को कहा है कि वो तत्कालीन समय 2022 जून जुलाई में पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल किसके पास था और पॉलिटिकल पार्टी कौन सा गुट रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस बात को पहले देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद हर पिटीशन को मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को सीपीसी के सभी नियम लागू रहते हैं, और इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के आधार पर हमें रिस्पोंडेंट्स और पिटिशनर सबको अपनी बात कहने का मौका देना पड़ेगा। सीपीसी के नियमों के अनुसार एविडेंस लीड करने का मौका देना पड़ेगा। हमें उन्हें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन का मौका देना पड़ेगा, और उसके बाद सब प्रोसेस फॉलो करके हम निश्चित रूप से इसमें निर्णय लेंगे। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, आपके सभी व्यूअर्स को आश्वासित करना चाहता हूं कि ये निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते निरपेक्ष और बहुत ही अनबायस्ड मैनर में हम लेंगे, और संविधान में दिए हुए जो प्राविधान है उसके पूरा पालन करके ये निर्णय लिया जाएगा। पर कोई समय सीमा, क्योंकि रीजनेबल टाइम यह भी हो सकता है कि आप एक साल ले ले, अगले साल तो चुनाव है महाराष्ट्र में, तो कब तक होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने तो आज कहा कि अगर 15 दिन में स्पीकर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो फिर कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि स्पीकर इस पर देरी कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई समय सीमा आप दे सकते हैं क्या? वाकई आप 15 दिन में ये शुरुआत, ये प्रोसेस करेंगे? क्योंकि ये मामला पिछले साल जून जुलाई से पेंडिंग है, कब इस पर निर्णय होगा? राजीव जी, मैं चाहकर भी आपको समय सीमा इस समय बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरी प्रोसेस समझाई है। मल्टीपल पिटिशंस है, इसमें पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है, और इसीलिए मैं समझता हूं हमारे देश का कानून यही कहता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ना हम हरी करना चाहते हैं, ना हम डिले करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करके मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं करना चाहते, और इसीलिए नियमों के आधार पर और कानूनी प्रक्रिया जो पूरी है उसका पूरा पालन करके ही हम ये निर्णय लेंगे। नहीं, जल्दबाजी का सवाल नहीं है राहुल नार्वेकर जी, लेकिन कोई तो समय सीमा होगी। जैसे मैंने कहा, पिछले साल, अगले साल चुनाव होना है, सबकी निगाहें आप पर है, क्योंकि जो भी निर्णय लेंगे उस
उसका एकनाथ शिंदे सरकार पर कुछ ना कुछ असर होगा। अब आपके जो क्रिटिक्स हैं, जो सरकार के क्रिटिक्स हैं, वो कह रहे हैं कि स्पीकर बीजेपी के हैं, वो केवल इस निर्णय पर बैठेंगे, वो निर्णय नहीं लेना चाहते, इस मामले को वो टालना चाहते हैं। क्या आप विश्वास दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आप इस मामले को नहीं टालेंगे? मैं आपको इतना विश्वास देना चाहता हूं कि हाउस के बाहर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे और कोई भी प्रेशर डालना चाहे तो भी हम उस प्रेशर में नहीं आएंगे। जो कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार जो उचित है वही कदम हम उठाएंगे। भले हर एक व्यक्ति के डिजायर के ऊपर, इच्छा के अनुसार हम फिर फैसला नहीं ले सकते। फैसला लेते समय हमें कानूनी प्रावधानों का विचार करना है, हमें संवैधानिक प्रावधानों का विचार करना है और नियम जो कहते हैं उनका पूरा पालन करके ही निर्णय लेना है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति या कोई नेता चाहता है कि वह 15 दिन में हम इसका निर्णय दे, यदि संभव हुआ तो 15 दिन में देंगे, यदि उससे ज्यादा समय लग रहा हो तो उससे ज्यादा समय लगेगा। ये बात किसी के डिजायर या किसी के इच्छा अनुसार नहीं होगी, ये निर्णय कानून के आधार पर होगा। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरह से आपके पिछले साल के निर्णय पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया है। जिस तरह से आपने शिंदे सेना गुट के व्यक्ति को चीफ विप बनाया और उद्धव ठाकरे ग्रुप के चीफ विप को नजरअंदाज किया, इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आपने ये निर्णय पॉलिटिकल पार्टी किसके हाथ में है, इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए थी और इसके बाद यह निर्णय लेना चाहिए था। आपने जल्दबाजी में वो निर्णय लिया, तो वो निर्णय जब विप का निर्णय आया आपने जल्दबाजी में लिया। आज आप कह रहे हैं आप पूरे ध्यान देकर ये निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी एक तरह से आपको चेतावनी दी है। देखिए, कोर्ट ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी है। मैंने अभी आपसे कहा है कि सर्वोच्च जितना न्यायालय है उतना ही इलीगल कहा है, आपका डिसीजन इलीगल था। ही सर्वोच्च विधिमंडल है और विधिमंडल के गरिमा को कायम रखना, उसका संरक्षण करना, यह मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए कोई भी संवैधानिक अंग विधिमंडल को गैर जिम्मेदार या उसके ऊपर कोई एस्पर्शंस कास्ट नहीं करेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद भी है और पूरा यकीन भी है। जहां तक कोर्ट की बात आती है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, कोर्ट ने केवल लेजिस्लेचर पार्टी का विल और डिजायर को अमान्य किया है और पॉलिटिकल पार्टी के विल और डिजायर को एक्सेप्ट करने की बात की है। क्योंकि भरत गोगावले का अपॉइंटमेंट लेजिस्लेचर पार्टी की ओर से दिए हुए प्रस्ताव के आधार पर हुआ था, ऐसा कोर्ट का मानना था। इसीलिए कोर्ट ने शायद उसे सेट असाइड किया हो। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज तक के जो प्रेसिडेंट्स है, आज तक के जो प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, उसमें हर पार्टी ने जब अपने प्रतोद का नाम हम तक पहुंचाया, विप का नाम हम तक पहुंचाया, हमें बताया, तब वो लेजिस्लेचर पार्टी के मेजॉरिटी एमएलएस के रेजोल्यूशन के बेसिस पे बताया गया था। और इस समय भी हमने वही प्रोसेस फॉलो की थी, हमने कोई एक्सेप्शन कार्व आउट नहीं किया था। जो प्रोसेस और जो प्रेसिडेंट महाराष्ट्र विधानसभा में था उसे केवल फॉलो किया गया था और ये केवल शिवसेना के लिए नहीं किया गया था, ये महाराष्ट्र विधानसभा के प्रमुख जितनी पार्टियां हैं उन सब के लिए यही प्रेसिडेंट सालों से चला आ रहा था। और इसीलिए मैं नहीं समझता हूं इस विषय में हमें किसी प्रकार का हेतु आरोप करना चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप बीजेपी से हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी अब विभाजित हो गई है, क्या आप आश्वासन वाकई दे सकते हैं कि जो भी निर्णय आप लेंगे निष्पक्ष लेंगे या किसी के दबाव में लेंगे? क्योंकि सवाल उठेगा राहुल नार्वेकर, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, देश की राजनीति चल रही है, क्या कहीं ना कहीं ये निर्णय जो आप लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर दबाव में आएगा या बगैर दबाव में आएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। राजदीप जी, जो व्यक्ति लोकशाही में विश्वास रखता है वो संविधान में विश्वास रखेगा और संविधान ने ये दायित्व दिया है विधानसभा अध्यक्ष को कि जब वो विधानसभा अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करते हैं तो उन्हें निष्पक्ष रूप से काम करना होता है, अनबायस मैनर में काम करना रहता है। और मुझे लगता है जब मैंने विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर मैं जब विराजमान हुआ
तब से लेकर मैंने कोई भी फैसला किसी भी दबाव में आकर नहीं लिया है और ना ही आगे लेंगे। हम ये फैसला सदन की गरिमा को कायम रखते हुए, संविधान में दिए हुए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही हर फैसला लेंगे। इसके बारे में आप भी आश्वासित रहिए और अपने दर्शकों को भी आश्वासित मैं करता हूं। राहुल नार्वेकर जी, आपने हमसे बात की, आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल नार्वेकर।